हाँ, तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि रेप्लिकेशन जो है एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है जिसमें एक पेरेंटल डीएनए कंजर्व रहता है और एक उसके ऊपर नया डीएनए बनता है। नाउ क्वेश्चन कम्स, रेप्लिकेशन होता कैसे है? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो रेप्लिकेशन की डेफिनेशन क्या है, आपसे पूछा जाए व्हाट डू मीन बाय द रेप्लिकेशन। तो वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ जो पिछली क्लास में मैंने बोला था। रेप्लिकेशन इज़ द प्रोसेस टू मेक अ कार्बन कॉपी ऑफ द डीएनए, है ना। प्रोसेस टू मेक कार्बन कॉपी, एग्जैक्ट कार्बन कॉपी of the DNA। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हम इसको रेप्लिकेशन कहते हैं। ना क्वेश्चन आया, रेप्लिकेशन होता कब है? व्हेन, ठीक है, कब होता है? तो हम कहते हैं रेप्लिकेशन होता है एस फेज के अंदर। आप लोगों को ध्यान होगा जब अपन डिवीज़न पढ़ते हैं, सेल डिवीज़न, तो इंटरफेस पढ़ते हैं, है ना। और इंटरफेस के अंदर हम वहाँ पर 3 सब फेजेस डिस्कस करते हैं। एक होता है G1 फेज़ या ग्रोथ फेज़ 1, दूसरा S फेज़ या सिंथेसिस फेज़, और थर्ड है G2 फेज़, ठीक है। तो इसमें से इस S फेज़ के अंदर DNA का रेप्लिकेशन होता है, याद रखना, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। DNA रेप्लिकेशन S फेज़ में, माने इस X फेज़ के पहले अगर G1 फेज़ में DNA की अमाउंट, अगर DNA अमाउंट X है, तो G2 फेज़ में DNA की अमाउंट जो है 2X हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ रेप्लिकेशन हुआ, उसका एग्जैक्ट कॉपी बनी। नाउ क्वेश्चन कम्स, वेयर, कहाँ होता है भाई रेप्लिकेशन? होता कहाँ है? सेल के अंदर, ठीक है। तो अपन को पता है सेल्स दो तरह की, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि कोई बाउंड्री तो होती ही नहीं है न्यूक्लियर मटेरियल के चारों ओर, जैसे ये बैक्टीरिया है। अब इसमें इसका जो जेनेटिक मटेरियल है, वो जेनेटिक मटेरियल तो यहीं पर है साइटोप्लाज्म के अंदर ही, ठीक है। ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। कहाँ पर है ये सर्कुलर डीएनए? इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। इसलिए प्रोकैरियोट्स में हम कहते हैं कहाँ हो रहा है रेप्लिकेशन, कहाँ हो रहा है? इन साइटोप्लाज्म हो रहा है। कहाँ हो रहा है भाई? इन साइटोप्लाज्म, ध्यान रखना, साइटोप्लाज्म के अंदर। लेकिन यूकैरियोट सेल में अगर हम कहें, चाहे वो प्लांट सेल है चाहे एनिमल सेल है, वहाँ एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, ये मैंने एक न्यूक्लियस बता दिया। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस के अंदर डीएनए जो है, लीनियर डीएनए वहाँ पर है। तो कहाँ हो रहा है रेप्लिकेशन? क्या हो रहा है? यूकैरियोटिक सेल के अंदर। यूकैरियोटिक सेल के अंदर रेप्लिकेशन जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर हो रहा है, इन न्यूक्लियस। नाउ क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रेट ऑफ रेप्लिकेशन? रेट ऑफ रेप्लिकेशन क्या है? किस रेट से होता है भाई रेप्लिकेशन किसी सेल के अंदर? तो हम कहते हैं कि भाई किसी सेल के अंदर रेट ऑफ रेप्लिकेशन जो है वो होती है 2000 बेस पेयर पर सेकेंड की स्पीड से, माने 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड की स्पीड से रेप्लिकेशन चलता है। और इस तरह से अगर हम बात करें ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, एस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया के अंदर, तो उसके अंदर 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर का जो उसका जीनोम होता है, उसका रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली इन 38 मिनट। रेप्लिकेशन कंप्लीट्स इन 38 मिनट्स। 38 मिनट्स में इसके अंदर एप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। अब एक खास बात यहाँ ध्यान रखना,
सेंट्रल डॉगमा के अंदर हमने जो प्रोसेस डिस्कस करने हैं सेंट्रल डॉगमा में, डीएनए से डीएनए बनना, जिसको हम क्या कह रहे हैं, रेप्लिकेशन, जो हम आज के मॉड्यूल में पढ़ रहे हैं, या डीएनए से आरएनए बनना, एमआरएनए बनना, जिसको हम ट्रांसक्रिप्शन कह रहे हैं, ठीक है, और या आरएनए से प्रोटीन बनना, जिसको हम ट्रांसलेशन कह रहे हैं। ये तीनों के तीनों प्रोसेस रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, तीनों एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस हैं, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस हैं। माने इन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है। और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है? अगर आपसे पूछे यहाँ पर कि कौन प्रोवाइड करता है, भाई ये एनर्जी प्रोवाइड कौन करता है, तो ये एनर्जी जो यहाँ पर चाहिए वो एनर्जी खुद न्यूक्लियोटाइड्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे रेप्लिकेशन के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स होंगे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, ये खुद ही क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे। चलो तो भाई आज अब हम फिर डिटेल में चलते हैं। मैकेनिज्म क्या है रेप्लिकेशन की, रेप्लिकेशन होता कैसे है। तो रेप्लिकेशन के अंदर कुछ मैकेनिज्म, कुछ स्टेप्स आएंगे जिनके बारे में हम बात करें, लेकिन उससे पहले प्रोकैरियोट्स के अंदर रेप्लिकेशन के दौरान जो एंजाइम चाहिए हम उनके बारे में बात कर लेते हैं, ताकि अपन को यहाँ पर कुछ समझ में आ जाए, बेसिक्स समझ में आ जाए। देखो, सबसे पहली चीज़, जब भी हम डीएनए के बारे में बात करते हैं तो डीएनए कैसा है, डीएनए इज अ हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, एंड डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ठीक है साहब। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर मतलब अगर डीएनए, अगर मैं कहूँ प्रोकैरियोटिक डीएनए, तो यूँ प्रोकैरियोटिक डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये एक डीएनए और दूसरा डीएनए आपस में एक दूसरे के साथ में बाइंड हुए हुए हैं, ठीक है। तो अब अगर इस वाले डीएनए पे एक नया डीएनए बनाना है और इस वाले डीएनए पे भी एक नया डीएनए बनाना है, तो सबसे पहली चीज़ है कि इन दोनों डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में कन्वर्ट करना होगा। इन दोनों के बीच के ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करने होंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक करके इसको दोनों को सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब ही उन दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे एक नया जो डीएनए है वो सिंथेसाइज होगा। ऐसे ही यूकैरियोट्स में भी अगर मैं कहूँ यहाँ पर, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी ऐसा ही है। यूकैरियोटिक सेल में ये डबल हेलिकल लीनियर डीएनए जो है, अगर इस पर रेप्लिकेशन करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में खोलना पड़ेगा, इसको अनवाइंड करना पड़ेगा अगर मैं कहूँ तो, तब जाके इसके ऊपर, इस एक पेरेंटल डीएनए के ऊपर क्या हो सकता है, ये पेरेंटल डीएनए पे एक नया डीएनए बनेगा यहाँ पर और पेरेंटल डीएनए पे नया डीएनए बनेगा यहाँ पर, तभी बन सकता है। तो क्वेश्चन आया यहाँ पर कि भाई ये अनवाइंडिंग कर कौन रहा है, हु इज़ द डूइंग द अनवाइंडिंग। तो सबसे पहला यहाँ पर एक एंजाइम आया जो डीएनए की अनवाइंडिंग कर रहा है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए स्ट्रैंड करने वाले एंजाइम का नाम है हेलिकेज, हेलिकेज एंजाइम। ध्यान रखना, हेलिकेज एंजाइम अनवाइंडिंग एंजाइम है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को ये किस में कन्वर्ट करेगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है उसको अनवाइंड करके सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट करेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। कैसे? ये हेलिकेज एंजाइम क्या करता है, ये
बेस पेयर्स के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं उन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को क्या करता है, तोड़ता है, ब्रेक्स देम। इस तरह से ये क्या करता है, यहाँ पर अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए करता है। ठीक है। नंबर 2, अगला अगर हम यहाँ पर बात करें तो दूसरा देखो एंजाइम जो यहाँ पर है वो है कॉइलिंग टेंशन रिलीज करने वाला एंजाइम, कॉइलिंग की टेंशन रिलीज करने वाला एंजाइम। होता क्या है, जैसे जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड है मान लो, ओके। अब इस डीएनए स्ट्रैंड को क्या कर रहा है, ये अनवाइंडिंग एंजाइम जो है, अनवाइंडिंग एंजाइम जिसका नाम क्या बोला मैंने, हेलिकेज एंजाइम। मान लो ये हेलिकेज एंजाइम है भाई, ये हेलिकेज एंजाइम क्या कर रहा है, इसको अनवाइंड करता जा रहा है। ये अनवाइंडिंग करने के लिए आगे चलता जा रहा है यहाँ पर, और इसको अनवाइंड करता जा रहा है, ये खोलता जा रहा है इसको। लेकिन इस डीएनए के अंदर क्या है, इस डीएनए स्ट्रैंड के अंदर कॉइलिंग टेंशन है। तो जैसे जैसे ये हेलिकेज एंजाइम इसको अनवाइंड करते हुए आगे बढ़ता जाएगा, ये पीछे से डीएनए जो है ये वापस क्या होता जाएगा, ये डीएनए पीछे से वापस कॉइल्ड होता जाएगा, यूँ कॉइलिंग होती जाएगी इसके अंदर। तो पर्पस, जिस पर्पस के लिए यहाँ पर इसको सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट किया हेलिकेज ने, वो तो हो ही नहीं पाएगा। क्यों, हेलिकेज आगे चलता चल रहा है, इसको सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में कन्वर्ट करता जा रहा है, लेकिन पीछे वापस उसमें क्या होती जा रही है, कॉइलिंग होती जा रही है। तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस हो ही नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पर जैसे जैसे डीएनए को आगे सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में कन्वर्ट किया जाए, ये डीएनए जो है इसको अगर हेलिकेज एंजाइम सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में कन्वर्ट करता चल रहा है भाई, यहाँ आगे एक हेलिकेज एंजाइम जो है ये इसको मान लो सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में कन्वर्ट करता चल रहा है ना, ये सिंगल स्ट्रैंडेड कंडीशन में यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर रहा है, ओके। तो क्या होना चाहिए, पीछे इसकी जो टेंशन है उस टेंशन को भी ख़त्म करने वाला कोई एंजाइम चाहिए जो इसकी टेंशन को ख़त्म करे, ताकि ये डीएनए स्ट्रैंड कैसा रहे, सिंगल स्ट्रैंडेड रहे। और वो टेंशन ख़त्म करने का काम यहाँ पर कौन करता है, वो एक एंजाइम यहाँ पर टेंशन ख़त्म करने का काम करता है। और उस एंजाइम का नाम जो कि इसकी टेंशन ख़त्म करता है, उस एंजाइम को हम कह सकते हैं यहाँ पर टोपो आइसोमरेज एंजाइम, टोपो आइसोमरेज एंजाइम। ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम क्या करता है भाई, इट रिलीज द टेंशन ऑफ डीएनए, ताकि वो डीएनए क्या रहे, नाउ डीएनए रिमेन अनवाइंड। अब अनवाइंड डीएनए रहे वो, तो जब अनवाइंड रहेगा तो अब आगे क्या हो पाएगा, इसके ऊपर रेप्लिकेशन हो पाएगा। इस वाले पेरेंटल डीएनए पे एक नया डीएनए बन पाएगा और इस वाले पेरेंटल डीएनए पे भी एक नया डीएनए बन पाएगा। लेकिन अब देखो, जैसे ये डीएनए स्ट्रैंड जो है सिंगल स्ट्रैंडेड हुआ, सिंगल स्ट्रैंडेड होते ही एक प्रॉब्लम आई, क्या ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो प्रोन है फॉर द डाइजेशन, न्यूक्लियस एंजाइम्स इसको क्या कर सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो सिंगल स्ट्रैंडेड होने के बावजूद भी रेप्लिकेशन नहीं होगा ऐसे केसेस में। तो इसलिए जैसे जैसे ये हेलिकेज एंजाइम इसको अनवाइंड करता जाता है और टोपोआइसोमरेज इसकी टेंशन रिलीज करता जाता है, ऐसे ऐसे ही इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ कुछ स्पेशलाइज्ड प्रोटीन्स बाइंड होती जाती हैं, जो कि इस सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्या करती हैं भाई, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं। और ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाली प्रोटीन कहलाती है सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, स्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंड स्टेबलाइजिंग प्रोटीन, इन शॉर्ट SSSP। और कई बार इन्हीं को क्या भी कह देते हैं, इन्हीं प्रोटीन्स को क्या कह देते हैं भाई, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स भी कहते हैं। तो SSBP या SSP एक ही बात है। ये सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को स्टेबलाइज करने का काम कर रही हैं, ठीक है। नाउ अब उसके बाद अगला एंजाइम यहाँ पर जो है वो है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। प्रोकैरियोट्स में
तीन तरह के डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम मिलते हैं। पहला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1। दूसरा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 और तीसरा है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3। तीन एंजाइम्स हैं, याद रखना भैया, ठीक है। और इन तीनों के काम अलग अलग है। अच्छा, ये प्रोकैरियोट्स में है तीन एंजाइम जो मैं बोल रहा हूँ, ये सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर है ना। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर 3 है, यूकैरियोटिक सेल में तो 5 एंजाइम होते हैं, हम उनके बारे में अलग से बात करेंगे। उनमें 5 एंजाइम्स हैं जो कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो क्या काम, मेनली रेप्लिकेशन का काम जो करता है प्रोकैरियोटिक सेल में, ये करता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3। इट टेक्स पार्ट इन रेप्लिकेशन। ये रेप्लिकेशन में पार्ट लेता है भाई, ये रेप्लिकेशन करता है, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 के बारे में अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो ये रिपेयरिंग एंजाइम है। रिपेयरिंग एंजाइम से क्या मतलब है, जब रेप्लिकेशन हो गया, ठीक है, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, वापस दोबारा डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 ने रेप्लिकेशन किया, उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो 1 है, ये उस नए बने हुए डीएनए की प्रूफ रीडिंग करता है कि जो डीएनए यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जो उसमें जुड़ा है वो सही तरीके से बना है या नहीं बना है। तो ये सही तरीके से बना है या नहीं बना है, ये प्रूफ रीडिंग कहलाता है। तो ये डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रूफ रीडिंग करता है, और प्रूफ रीडिंग करने के बाद अगर उसमें कोई बेस पेयरिंग गलत तरीके से हो गई तो उसको हटाओ और वापस नॉर्मल जो बेस पेयर वहां पर जोड़ना है उसको जोड़ो। तो ये कहलाता है रिपेयरिंग। तो रिपेयरिंग का काम कर रहा है यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 मेनली, इसलिए हमने इसको रिपेयर एंजाइम बोला। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1 जो है ये प्रूफ रीडिंग तो करता ही करता है, उसके साथ साथ ये खुद भी कैसे है एक रिपेयर एंजाइम में, मानिए ये 2 काम करता है, रिपेयरिंग भी कर रहा है एंड प्रूफ रीडिंग भी कर रहा है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सिर्फ रिपेयरिंग कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 3 जो है सिर्फ रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। नाउ अगला एंजाइम कौन सा भाई, अब अगला एंजाइम जो यहाँ पर काम में आता है रेप्लिकेशन के दौरान, दैट इज फॉस्फोराइलेज। फॉस्फोराइलेज, अब देखो फॉस्फोराइलेज का फंक्शन आगे अपन समझेंगे डिटेल में। फॉस्फोराइलेज के बारे में अगर हम कहें तो ये फॉस्फोराइलेज क्या करेगा, ये जो रेप्लिकेशन के दौरान न्यूक्लियोटाइड काम में आ रहे हैं, ठीक है, उन न्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन का काम करता है। एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का एक्टिवेशन फॉस्फोराइलेज एंजाइम करता है, ठीक है। इसके बाद अगला एंजाइम आएगा यहाँ पर डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज जो एंजाइम है ये रेप्लिकेशन के दौरान डीएनए के जो सेगमेंट्स बन रहे हैं उनकी जॉइनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट्स का काम करता है। उसके लिए होंगे डिटेल में एक एक को हम यहाँ पर जो है आगे डिस्कस करते चलेंगे, लेकिन इन शॉर्ट अगर ये मैं कहूँ तो ये सारे एंजाइम्स के बारे में बात हुई। देखो वापस से अगर मैं यहाँ से कहूँ एंजाइम्स के बारे में, तो एक चीज़ समझना, एंजाइम्स में मैंने कहा पहला एंजाइम हो गया यहाँ पर कौन सा, डीएनए पॉलीमरेज। पहला एंजाइम कौन सा हो गया भाई, डीएनए पॉलीमरेज, जो खुद कितने तरह के हो गए, 3 तरह के। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 1, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नंबर 3। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नंबर 3 क्या काम कर रहा है, ये रेप्लिकेशन कर रहा है, ठीक है, ये रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व है। 1 क्या कर रहा है, प्रूफ रीडिंग कर रहा है, एंड
क्या कर रहा है, रिपेयरिंग कर रहा है, ठीक है, जबकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 2 सिर्फ रिपेयरिंग कर रहा है। ओके, उसके बाद अगला एंजाइम जो यहाँ से निकला वो कौन सा, हेलिकेज, जो काम में आया। हेलिकेज क्या कर रहा है, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, हेलिकेज। फिर टेंशन कौन रिलीज कर रहा है, टोपोआइसोमरेज, टोपोआइसोमरेज ये टेंशन रिलीज करने का काम करते हैं, टेंशन रिलीज ऑफ डीएनए, ताकि वहाँ पर अच्छे से डीएनए का क्या हो सके, रेप्लिकेशन हो पाए। फिर उसके बाद अगला एंजाइम जो यहाँ पर आया वो फॉस्फोराइलेज, फॉस्फोराइलेज। और फॉस्फोराइलेज के लिए मैंने कहा ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड करते हैं। क्या करते हैं, एक्टिवेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। कौन से न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं ना, तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एक्टिवेशन कौन करता है, ये करता है फॉस्फोराइलेज। अगला एंजाइम डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज क्या कर रहा है, डीएनए लाइगेज जॉइनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट करता है। डीएनए के सेगमेंट्स को जोड़ने का काम कौन कर रहा है भैया, डीएनए लाइगेज एंजाइम कर रहा है। और एक एंजाइम और है यहाँ पर जिसके बारे में हम बात करना भूल गए पहले, और वो है प्राइमेज। प्राइमेज एंजाइम के बारे में अगर हम कहें तो प्राइमेज एंजाइम है जो आरएनए प्राइमिंग में काम आएगा, आरएनए प्राइमिंग में काम आएगा। तो इस तरह से ये आपके पास यहाँ पर एक चार्ट हो गया नट शेल में, डिफरेंट एंजाइम्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द रेप्लिकेशन। ये चार्ट याद रख लो, एक क्वेश्चन तो इसमें से ही आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ यहाँ पर से। वेरी इंपॉर्टेंट, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो,